अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अली हसन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ पब्लिक। आज की जो हमारी एपिसोड है वो फिजियोथेरेपी के बारे में है, क्योंकि दुनिया के 85% जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में लो बैक पेन का शिकार होते हैं। इसी वजह से हमने दावत दी है डॉक्टर सैयद अली हुसैन को। सैयद अली हुसैन, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एंड आई एम थैंकफुल कि आज आपने जो टॉपिक चूज़ किया है इट इज़ आई थिंक द नीड ऑफ द आवर और आई एम हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर सैयद अली हुसैन को इसलिए बुलाया है क्योंकि एक तो ये फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, प्लस ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं शिफात अमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में। तो इनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, नेशनल भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी किए और पीएचडी भी स्पेशली करने के लिए ईरान गए हुए थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की फिजियोथेरेपी में और जो इंटरनेशनली आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें क्या फ़र्क है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू आंसर इट इन दिस वे कि पाकिस्तान में जो फिज़ियोथेरेपी प्रोफेशन है ये अभी नर्चर कर रहा है या डेवलपिंग फ़ेज़ के अंदर है, जबकि ईरान को अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से तो ईरान में इस प्रोफेशन को ज़्यादा मेचोरिटी हासिल है। उसके पीछे रीज़न्स बहुत से हो सकते हैं और जहाँ तक मेरा ख़्याल है उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ईरान में जो यूनिवर्सिटीज़ का क़याम है वो पाकिस्तान से पहले हुआ था और वहाँ के जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो मोस्टली इंटरनेशनली क्वालिफाइड हैं और इंटरनेशनली रिनाउंड हैं। और एक चीज़ जो किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो मेरे ख़्याल से रिसर्च है, और रिसर्च में ईरान इज़ फार मच एडवांस एंड अहेड दैन पाकिस्तानी फिज़ियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी। और मेरे ख़्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इसको लीड करती है और वो इस प्रोफेशन को एक्नॉलेज करती है, जबकि पाकिस्तान में अभी भी एफ़र्ट्स जारी हैं और रिसेंटली जो है बहुत पॉजिटिव इस पे काम हुआ है और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो बन रही है। तो आई थिंक वी विल बी हैविंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन पाकिस्तान, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड दैन ईरान। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हम देखते हैं कि आजकल जो लो बैक पेन है वो हर दूसरे बंदे को हो रहा है, और थोड़ा टाइम पीछे हम चले जाएं तो ऐसे हमें कोई भी शिकायत नहीं मिलती थी। तो अब या तो अवेयरनेस इतनी हो गई कि लोग बताने शुरू हो गए, या पहले भी ऐसा था, या क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा ये इमर्ज हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक कोटेशन है जो मैं एरिक डाल्टन, एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, उनको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा मोशन इज़ लोशन एंड यूज़ इट और लूज़ इट। ये दो लाइंस अगर आप याद रखें तो मेरे ख़्याल से आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से हम दे सकते हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि ह्यूमन बीइंग को मूवमेंट करनी चाहिए। तो एज़ ह्यूमन अगर आपकी एक्टिविटी लिमिटेड नहीं है और आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो आपको लो बैक पेन के या किसी भी तरह के मस्कुलोस्केलेटल पेन के चांसेस कम होते हैं। जबकि हमारे यहाँ चूँकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोग ज़्यादा वो करते हैं, लीड करते हैं, इसकी वजह से जो है लोगों को लो बैक पेन मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा होता है। और एक और रीज़न जो है वो ये है कि हमारी जो डाइट है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड द लाइफस्टाइल वी लीड। जिस तरीके से हमें रात को सोना है और हमें सुबह उठना है, तो अगर आपके सोने जागने की हैबिट्स ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो इट कैन ऑल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। तो डॉक्टर साहब, तो ये बताएं कि हम देखते हैं कुछ लोगों की डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने अपने डाइट का काफ़ी ख्याल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी लो बैक पेन होता है। एक टाइम था कि जिस टाइम एक्सरसाइज करते थे, क्रिकेट खेलते थे सुबह से लेकर शाम तक, तो फील ही नहीं होता था। लेकिन अब ना उस तरह की एक्सरसाइज है, ना फिजिकल इतना लोड है, लेकिन फिर भी जो बॉडी है वो उस तरीके से रिकवर नहीं कर पाती, या बैक पेन या कोई और पेन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह बहुत से लोग प्रेजेंट करते हैं जिनकी बज़ाहिर जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल होता है, लेकिन उनको स्टिल लो बैक पेन या कोई नेक पेन या शोल्डर पेन होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखना चाहिए और वो है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस से मुराद ये है कि बॉडी में कुछ मसल्स ऐसे हैं जो कि टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल्स ऐसे हैं जो कि लेंथन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम आम तौर पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसा मैं अगर बात करूं अपने बाजू की, तो मेरा बाइसेप जो है वो ज़्यादा ट्रेन होता है एज़ कम्पेयर टू माई ट्राइसेप। इसी तरीके से हम चूँकि ऐसा हमारा पोस्चर है कि हम फॉरवर्ड लीन होकर वॉक करते हैं और फॉरवर्ड बेंड होकर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे यूजुअली बैक के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। आपने जैसे जिक्र किया कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हैं, तो आपने अगर तो अपने मसल्स को बैलेंस करके ट्रेन किया तो फिर आपको लो बैक पेन होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ मसल्स को ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ मसल्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और जिसकी वजह से फिर जो है वो फर्दर स्पाइन में या बाकी बॉडी में चेंजेस आनी शुरू होती हैं। एंड अल्टीमेटली दिस इज़ अ गुड साइन। लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, पेन इज़ अ गुड फिनोमेना एक्चुअली। यानी पेन आपको होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कुछ ख़राब है या आपकी बॉडी जो है वो किसी एक ऐसे पोस्चर में रहती है जो कि हार्मफुल हो सकता है।
तो जब पेन होता है ये पहला इंडिकेटर है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और आई थिंक इस टाइम दुनिया में सबसे अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि पेन को, एक्यूट पेन को भी डील करते हैं। और आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में या डिफरेंट ओलंपिक्स के अंदर भी जो है वो फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने बताया कि जिस टाइम पेन होता है तो वो अलामत होती है कि आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम तक केस वर्स सिनेरियो नहीं हो जाता तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो कितने परसेंट लोग आपके पास ऐसे हैं जो शुरू में आ जाते हैं और कितने परसेंट हैं जो लेट आते हैं? और दूसरी चीज़, हम लोग हमेशा हर चीज़ का जो है शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। जिस तरह बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको पेन रिलीफ मिल जाता है, और कुछ होते हैं जो होम्योपैथिक यूज़ करते हैं और वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का जो सा आपका सिनेरियो होता है। देखें, पिछले कुछ अरसे में लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हुई है और लोग पेन फ्री थेरेपी की तरफ जाना चाहते हैं। एक्चुअली जो साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन हैं वो इस कदर ज़्यादा होते हैं और सम टाइम इतने वर्स होते हैं कि लोगों को अल्टीमेटली फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ जाना चाहिए या जाना पड़ता है। अगर आपके मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं ऐसे कि कितने परसेंट लोग जो है एक्यूट स्टेज के अंदर आते हैं, तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंजरीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी भी लो बैक पेन के बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको पेन स्टार्ट होता है और वो एक्यूट स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि बहुत अर्ली आ जाते हैं। जबकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिस तरीके से नी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ और हो गया, तो वो हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए देर से आते हैं। लेकिन ये एक मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक्सपर्ट फिज़िकल थेरेपिस्ट को इनिशियल स्टेजेस के अंदर दिखा देते हैं और वो आपको असेस करता है, तो असेस करने के बाद वो आपको बहुत सी एक्सरसाइजेस बता सकता है, बहुत सी एक्टिविटीज़ लिमिटेशन कर सकता है और उसके साथ आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपने क्या डाइटरी जो है वो अलाउंसेस करनी है, यानी आपने क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। दैट अल्टीमेटली कैन हेल्प यू अ लॉट। इट इज़ दो इट इज़ अ वेरी स्लो एंड लॉन्ग टर्म थेरेपी और अ प्रोसेस, बट आई थिंक कि इट इज़ फार मच सेफ and it is good for health overall, and in the longer run it does not have any side effects also. तो अंदाज़न कितना टाइम लग जाता है एक पेशेंट को रिकवर होने में? Physiotherapists can help you fix your pain even in a single session. It depends on type of pathology. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिस्कोजेनिक पैथोलॉजी है, यानी कि उसको लो बैक पेन इस वजह से हुआ है कि उसकी डिस्क में प्रॉब्लम आ गया, तो एन मुमकिन है कि उसको 1 महीने तक भी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज चाहिए हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को लो बैक पेन होता है और वो सिर्फ फेसेट्स की वजह से है, तो एक सिंगल सेशन में फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी पेशेंट के जॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है और उसका पेन 100% ठीक हो सकता है। सो इट इज़, आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन टू आंसर इटसेल्फ कि हम इसको टाइम फ्रेम पे बाउंड नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल केसेस एंड पैथोलॉजी दैट वी एक्सपीरियंस। अच्छा, तो हमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, आजकल दुनिया में एक नया ट्रेंड आया है और उसको एक्टिव फिजिकल थेरेपी, एक्टिव रिहेबिलिटेशन कहते हैं। किसी ज़माने में ये सिर्फ पैसिव फिजिकल थेरेपी होती थी, जबकि एक्टिव फिजिकल थेरेपी, एक्टिव रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट किए बिना फिजियोथेरेपी की सर्विसेज भी लेता रहेगा, जबकि वो सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, रॉबिन नील मैकेंजी एक ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपिस्ट थे न्यूजीलैंड से, और उन्होंने हमें ये बताया कि पेशेंट जो है वो एक्टिवली अपनी रिहेबिलिटेशन कर सकता है और ये मॉडल ऐसा है जिसको दुनिया अब ग्रेजुअली अडेप्ट कर रही है। तो मुझे एक ये बताइएगा कि कायरोप्रैक्टर और ऑर्थोपेडिक, इन दोनों फील्ड को भी फिजियोथेरेपी के साथ साथ लोग मिक्स करते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम देखते हैं एक्सरसाइजेज तो ऑलमोस्ट तीनों चीज़ों में हो रही होती है। अच्छा देखें, एक तो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, ये दो ब्रांचेस हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी तो वो लोग हैं जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जैसा नी रिप्लेसमेंट हो गया या कोई फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद की सर्जरी। ऑर्थोपेडिक मेडिसिन जो है वो 3 चीज़ों पे बिलीव करता है। उसका फादर जो था वो डॉक्टर जेम्स आयरिक्स था। वो ये कहता है कि आपने अपने पेशेंट्स को 3 तरीके से इलाज करना है। नंबर 1 वो कहता है इन्फिल्ट्रेट करें, आप जॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन लगा दें। दूसरे नंबर पे वो बात कहता है कि आप अपने पेशेंट्स को मैनिपुलेट करें, और तीसरे नंबर पे वो ये कहता है कि आप डीप टिश्यू मसाज या डीप फ्रिक्शन मसाज जो है वो आप अपने पेशेंट्स के साथ परफॉर्म करें। ये ऑर्थोपेडिक मेडिसिन है। और अब ये जो ऑर्थोपेडिक मेडिसिन का जो फाउंडर था वो बेसिकली प्रो फिजियोथेरेपिस्ट था बहुत ज़्यादा, और वो ये कहता था कि फिजियोथेरेपिस्ट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स टू परफॉर्म दी थ्रस्ट जॉइंट मैनिपुलेशन, और इसका नाम जेम्स आयरिक्स है। इसके बाद जो कायरोप्रैक्टिक है, कायरोप्रैक्टिक जो है वो अगर आप देखें तो ये बेसिकली यूके एंड यूएसए में बहुत ज़्यादा मॉडल प्रैक्टिस किया जाता है। ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक ये दोनों बहुत मिलते जुलते प्रोफेशंस हैं, और ये फिजियोथेरेपिस्ट से इस तरीके से डिफरेंट है कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन ने इवॉल्व किया ओवर द ईयर्स, जबकि इन्होंने भी इवॉल्व किया लेकिन इन अ डिफरेंट वे। दे टोटली बिलीव इन द थेरेपी के वो सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट जॉइंट मैनिपुलेशन करते हैं। आप कॉमन पब्लिक के लिए समझ लें कि सिर्फ कड़ाके वाके निकालते हैं, जबकि फिजियोथेरेपी में अब
एक्सरसाइज थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन है, काउंसलिंग है। और अब तो करंटली जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं वो इस कदर एडवांस्ड हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपके व्यूअर्स भी इस बात को फ़ौरन एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी ये भी कर सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अब फिजियोथेरेपिस्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। यानी अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक पेशेंट आता है जिसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, इसी तरीके से डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो आपको उसकी मेडिसिन को अवॉइड करना है। यानी यू डोंट नीड मेडिसिन नाउ फॉर दिस, बट यू कैन अप्लाई अ डिवाइस, अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन अप्लाई अ डिवाइस, और वो पेशेंट आपका जो है वो रिस्पॉन्स करता है उस डिवाइस को, और 6 to 8 सेशंस के अंदर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जो है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ दूसरे प्रोफेशंस लेट गो कर देते हैं। अगर किसी को बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो जाता है तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं और वो रिहेबिलिटेट करते हैं। सो हर प्रोफेशन की डिमार्केशंस जो हैं वो बहुत क्लियर कट डिफाइन नहीं होती। यानी आप कोई एक लाइन नहीं है जो आप ड्रा कर सकते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज एन ओवरलैप बिटवीन द प्रोफेशंस, बट फिजियोथेरेपिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोपैथ्स, ऑर्थोपेडिक्स एंड कायरोप्रैक्टर्स। जैसा कि आपने बताया कि मेंटल हेल्थ भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, तो मेंटल हेल्थ को आप फिजियोथेरेपी के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं? हेल्थ की 4 डोमेन्स हैं जिसमें फ़िज़िकल डोमेन आती है, इसी तरीके से मेंटल या साइकोलॉजिकल डोमेन आती है, स्पिरिचुअल डोमेन आती है और सोशल डोमेन आती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता नॉर्मल वे में, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होने लग पड़ती है। इसी तरीके से अगर एक बंदे की एक्टिविटी पार्टिसिपेशन लिमिट हो जाती है यानी अगर एक बंदा चलने फिरने से महरूम हो जाता है, या वो मस्जिद तक नहीं जा सकता, या वो पार्क नहीं जा सकता, तो उसकी ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक भी डोमेन पे काम करते हैं, अगर आप सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, तो उससे उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी एसोसिएट करती है और उससे इम्प्रूव करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि बहुत से लोगों की का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है और नॉर्मल वे में नमाज़ पढ़नी है। तो अगर आपका फ़िज़िकल फंक्शन इम्प्रूव होगा और फिज़िकली आप ठीक हैं, तो फिर आप अपने जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। यानी आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल इलेशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से इसके साथ ना सिर्फ आप कहें कि स्पिरिचुअल, बल्कि मेंटल हेल्थ भी एसोसिएट करती है। और जब आप देखें कि एक बंदे को अगर ये एहसास होने लग पड़ता है कि मैं डिसेबल हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, या ये एक्टिविटी फॉर एग्जांपल बाइक नहीं चला सकता, गाड़ी नहीं चला सकता, तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ने लग पड़ता है। तो एक तो इसका डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। यानी डायरेक्ट इफेक्ट तो ये है कि वो सोचेगा, जबकि इनडायरेक्ट इफेक्ट ये है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और आप कोई काम नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस ऐसी आती हैं जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब वो एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो आपको रिलैक्स करते हैं। तो इसलिए ये सारी डोमेन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, और इसमें जब तक आप फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल डोमेन को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, बाकी डोमेन्स नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं और वो 8-8 10-10 घंटे चेयर पे बैठे रहते हैं, तो जो हमारा पोस्चर है वो कितना किरदार अदा करता है हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसमें और हमारे पेन्स में। और दूसरी बात ये है कि सुनना मतलब मेरे सुनने में ये आया है कि हमें थोड़ी देर काम करने के बाद उठना चाहिए और थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए। तो ये किस हद तक मतलब ये अच्छा है कि करना भी चाहिए, और पोस्चर के बारे में? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, एक तो ये कि मैक्सिमम 45 मिनट्स तक आप बैठने के बाद 1 से 2 मिनट अपनी चेयर से उठें और आप थोड़े से स्टेप्स ले लें, 10-15 स्टेप्स लें और फिर वापस आके अपनी चेयर पे बैठ जाएं। अब इसमें देखें, इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। एक तो ये कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि टांगों में ब्लड सप्लाई होगी, काफ मसल्स आपका एक्टिव होगा। काफ मसल जो है वो पेरिफेरल हार्ट का काम करता है, यानी कि वो खून जो आपकी टांगों में जाता है उसको दोबारा दिल की तरफ पंप करने के लिए काफ मसल, जिसे पिंडलियों के मसल भी कहते हैं, तो वो काम करते हैं एक्चुअली। तो एक तो इससे ये एक्टिवेट होते हैं। दूसरा जो पोस्चर है, पोस्चर देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अ गुड पोस्चर एंड अ बैड पोस्चर एक्चुअली। यानी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते इस तरीके से कि फ़लाना एक पोस्चर है ये बहुत अच्छा है, या मिलिट्री पोस्चर बहुत अच्छा है जिस तरह लोग इरेक्ट होकर बैठना चाहते हैं। अ गुड पोस्चर इज़ डिफाइंड एज एनी पोस्चर विच इम्पोजेज वेरी मिनिमल इफेक्ट ऑन योर बॉडी, जिसकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बड़ी कम है। यानी आप जिस पोस्चर में कम थकते हैं, आपको जिस पोस्चर में कम डिस्कम्फर्ट होती है, वो एक गुड पोस्चर है। और हर वो पोस्चर जिसके अंदर आप जल्दी थक जाते हैं या आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो बैड पोस्चर है। अब पोस्चर अगर आपका बुरा होगा
तो उसकी वजह से आपको मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ या मस्कुलोस्केलेटल एसिमेट्रीज डेवलप होने के चांसेस होते हैं, और अल्टीमेटली जो है ये फिर क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ लीड करता है। अच्छा, मुझे एक ये बताइएगा कि जिस टाइम आपने फिजियोथेरेपी की फील्ड चूज़ की थी, उस टाइम में और अब में कितना फ़र्क आ गया और आप इसके फ्यूचर को कैसा देखते हैं? देखिए, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो इन द ईयर 2012, उस टाइम फिज़िकल थेरेपी के इंस्टीट्यूट्स कम थे, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 20 से 25 होंगे पूरे पाकिस्तान में। करंटली दे आर मोर देन 150। तो एक तो ये देखें कि एकेडेमिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, लोगों में अवेयरनेस आ गई, और फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाते हैं, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है ये, तो लोग इसको बहुत जल्दी ऑप्ट करते हैं। फिर ये कि जो एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं जा सकते वो भी इस तरफ आते हैं, और ये चेंज इस तरीके से भी हो गया कि उस ज़माने में एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा एआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, चैट जीपीटी आ गया, इसने रिसर्च को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। इसके अलावा एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी अगर आज से हम 12 साल 15 साल पहले देखते हैं तो लोगों के घरों में डीएसएल नहीं था, और ई लाइब्रेरीज़ का या डिजिटल कंटेंट्स का भी जो कंसेप्ट है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता था। लेकिन आजकल लोगों के अपने पर्सनल आर्काइव्स होते हैं, यूट्यूब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, आप ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हो गए, तो फिज़ियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। बल्कि मैं आपको यूँ कह सकता हूँ कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ टेकन अबाउट 180 डिग्रीज ऑफ टर्न। पहले अगर ये राइट साइड पे जा रही थी तो अब ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर कोई आपके पास आना चाहे और आपसे अगर फिजियोथेरेपी का सेशन लेना चाहे तो आपका क्लिनिक किस जगह पे है और किस तरह वो आ सकता है? मेरा क्लिनिक करंटली G8 मरकज़ इस्लामाबाद में है। मेरी अपनी एक वेबसाइट भी है, आप उसको अगर गूगल पे सर्च करना चाहें drsaidali.com के नाम से तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम एक्वा शोल्डर रिहैब है और G8 मरकज़ में एग्जेक्टिव कम्प्लेक्स में है। मैं अपने सारे पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने से पहले टाइम लें, हमसे कोऑर्डिनेट करें। आपको इंटरनेट पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, और मेरी वेबसाइट पे भी मेरी आप अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आएँ, एक तो टाइम लेके आएँ, दूसरा अपना प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड लेके आएँ और टाइम निकाल के आएँ, बिकॉज इन माई क्लिनिक व्हेन वी असेस द पेशेंट इट माई टेक अप टू 50 मिनट्स और एन आवर, यानी 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट की असेसमेंट में लग सकता है। उसके बाद उसको पेशेंट को ऑन बोर्ड किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपकी जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है वो ये है, और आपकी थेरेपी इसमें कितनी इफेक्टिव हो सकती है, कितने नंबर ऑफ सेशंस हो सकते हैं, या ओवरऑल जो है वो इसमें हम कितनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पब्लिक में एक ट्रेंड है कि जो भी मेरे पास गेस्ट आता है वो जाने से पहले एक एडवाइस दे के जाता है, तो आपकी एडवाइस क्या है लोगों के लिए? इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है कि स्टे एक्टिव, एंड इफ़ यू हैव एनी पेन एट ऑल, आप अपने करीब तरीन किसी भी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उनसे एक राय ज़रूर लें। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें जो वो कहते हैं इंग्लिश में कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो बहुत सी चीज़ें जो शुरू में पकड़ी जा सकती हैं और पकड़ी जाती हैं, वो हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी से बचा लें। इट माइट सीम इनअप्रोप्रिएट कि शायद फिजियोथेरेपिस्ट आपसे 2-3 हज़ार तो ले लेगा, लेकिन वो आपको ऐसी एडवाइस दे सकता है, वो आपको ऐसा विजन दे सकता है जिसकी वजह से आप अगले 10 साल में, 20 साल में या 30 साल में एक्टिव रह सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी बातें सुनेंगे और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। और थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और कोई भी अगर पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं या किसी किस्म का भी कोई सवाल उनके माइंड में है या किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस किस्म के गेस्ट को यहाँ पे बुलाएं और उससे हम बात करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।